Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the 11th lecture of Civilizing the Native, Educating the Nation. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास पुराना बुक है तो आप उस बुक से भी इस लेक्चर को कवर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास नया बुक हो। जिनके पास नहीं है, अगर नहीं है, जिनको मार्केट में नहीं मिला, तो वो पुराने बुक से भी इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल, उस टॉपिक से या उस चैप्टर से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के मदद से हमने देखा था कि जो टीचिंग है वो बेस था टेक्स्ट बुक्स पे बेस था और लर्निंग को टेस्ट किया गया थ्रू ए एनुअल एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है धीरे धीरे एक सिस्टम बनाया, एक रूटीन बनाए, फिर उन्होंने एक एनुअली एग्ज़ाम भी हेल्ड करने के लिए उन्होंने सोचा। Students were asked to pay regular fee, attend regular class, sit on fixed seats and obey the new rules of discipline. स्टूडेंट्स को ये भी कहा गया था कि आपको रेगुलर फ़ी जो है पे करना है, रेगुलर क्लास अटेंड करना है, जितने भी फिक्स्ड सीट्स है उन पे बैठना है और न्यू रूल्स एंड डिसिप्लिन को ओबे करना है, मेंटेन रखना है। Pathshalas which accept the new rules were support through government grants. पाठशालास जो कि एक्सेप्ट किया जाता था न्यू रूल्स, उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू सपोर्ट किया गया। Those who were unwilling to work within the new system received no government support. वो लोग जो नहीं चाहते थे काम करने, those who were unwilling to work, वो लोग जो काम करने के लिए तैयार नहीं थे, विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट, यानी जो नए रूल्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था उसके हिसाब से अगर कोई काम करने में अनविलिंग था तो उनको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं दिया जाता था। Over times, gurus who want to retain their independence found it difficult to compete with government-aided and regulated पाठशालास। टाइम के हिसाब से गुरुस को जो है who want to retain their independence, उनको लगा कि हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो रिटेन्ड होने चाहिए। Found it difficult to compete with the government-aided and regulated पाठशालास, और उनको काफ़ी मुश्किल हुआ compete करना गवर्नमेंट एडिट और रेगुलेटेड पाठशालास के साथ compete करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हुई। ऐसा क्यों था स्टूडेंट्स? क्योंकि जो गवर्नमेंट पाठशालास थे उनको गवर्नमेंट फंडिंग किया जाता था, गवर्नमेंट के द्वारा उनमें रेगुलर क्लासेस होते थे, बेंचेस होता था, टाइम टेबल्स होते थे, एनुअली एग्जामिनेशन होता था, तो काफ़ी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम था। लेकिन पाठशालास में जो गुरुस के पाठशालास होते थे उनमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो धीरे धीरे ओवर द टाइम गुरुस की जो पाठशालास होते थे उनमें और गवर्नमेंट पाठशालास के साथ compete करने के लिए धीरे धीरे ये सारी चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहे थे। The new rules and routines had another consequence. अब जो नए रूल्स एंड रूटीन्स है उसका कोई दूसरा consequence था। In the earlier system, children from poor peasants families had been able to go to पाठशालास। पहले की जो सिस्टम थे उसमें जो चिल्ड्रन थे, गरीब के जो बच्चे थे, वो भी पाठशालास जा सकते थे। सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लैक्सिबल, जब टाइम टेबल जो है फ्लैक्सिबल थे उस समय जो गरीब के बच्चे थे, किसान के बच्चे थे, पीजेंट्स के बच्चे थे, वो भी जो है स्कूल जा सकते थे, पाठशालास जा सकता था। The discipline of new system demand a regular attendance even during harvest time when children poor families had to work in the fields. हमने पहले ये चीज़ डिस्कस किया था कि जो गरीब के बच्चे हैं, जो पाठशालास में जो होली डे होता था, दैट वाज द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट के टाइम होते थे, क्योंकि हार्वेस्ट के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी स्टूडेंट्स को कि
जब हार्वेस्ट होता था तो गरीब के जो बच्चे थे उनको खेतों में फील्ड्स में काम करने होते थे। इस वजह से उस समय छुट्टी होता था। फिर हार्वेस्ट जब ख़त्म हो जाए तो स्कूल फिर से रीओपन होते थे। इस चीज़ को देखकर जो डिसिप्लिन थे अब compete नहीं कर पाया, क्योंकि पहले के सिस्टम में तो जो गरीब के बच्चे वो पढ़ सकते थे, स्कूल जा सकते थे। लेकिन अभी की जो सिस्टम है इसमें रेगुलर अटेंडेंस होता था, जिसकी वजह से हार्वेस्ट के टाइम पर भी जो है बच्चों को स्कूल जाना होता था। इस वजह से जो बच्चे थे, पार्टिकुलरली जो गरीब के बच्चे थे, उनको हार्वेस्ट में काम करना होता था। हार्वेस्ट के लिए फील्ड्स वगैरह में जाके काम करने पड़ते थे। इनएबिलिटी टू अटेंड द स्कूल कैम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन। धीरे धीरे जब उनको हार्वेस्ट के टाइम या दूसरी जब खेतों में काम होता था, उस वजह से जब स्कूल अटेंड नहीं कर पाए, तो जब इनएबिलिटी टू अटेंड द स्कूल, जिससे इनडिसिप्लिन क्रिएट हुआ एज एविडेंस लैक डिजायर टू लर्न। इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर कोई पढ़ने की डिज़ायर नहीं है। इस वजह से एविडेंस जो है उनके सामने आ गए। यानी धीरे धीरे जो गवर्नमेंट एडिट फंडेड इंस्टीट्यूशंस को यही लगा कि ये बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, क्योंकि ये 10 दिन काम करते हैं, 2 दिन स्कूल आते हैं। इस चीज़ को देखकर उनको ये लगा कि इनके अंदर जो है लेक ऑफ डिज़ायर है टू लर्न। एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। The British officials were not only people thinking about the education in India. British officials सिर्फ ऐसा नहीं थे कि वो लोग इंग्लिश एजुकेशन या एजुकेशन ऑफ इंडिया के बारे में ही सोचते थे। From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk a need to wider separate of education. Early 19th century से ही बहुत सारे thinkers different parts of India से उन्होंने शुरू किया कि हमें जो है बड़ी पैमाने पर एजुकेशन को फैलाना है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस होने लगी। Impressed with the developments in Europe, some Indians felt that the Western education would help modernize India. यूरोप के डेवलपमेंट से इम्प्रेस्ड होकर कुछ इंडियंस को यही लगा कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो मॉडर्नाइज कर सकता है इंडिया को। यानी जब हम इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, तब जाके इंडिया जो है थोड़ा बहुत डेवलप हो सकता है। दे आर्ग्यूड द ब्रिटिश ओपन मोर स्कूल्स। उन्होंने आर्ग्यू किया ब्रिटिशर्स को कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो है ओपन किया जाए, क्योंकि जो वेस्ट में डेवलप हुए थे, डेवलपमेंट आया था, इस डेवलपमेंट से बहुत सारे लोग काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए थे। और बहुत सारे लोगों को यही लगा कि वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक मॉडर्नाइज आ सकें। तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स को अर्ज किया इंडियंस के द्वारा कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो है यहाँ पे ओपन करें। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। कॉलेज और एजुकेशन जो वगैरह है इनको भी ओपन करें, और साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें एजुकेशन के ऊपर। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट्स इन चैप्टर 9। आप इस तरह के कुछ एफर्ट्स के बारे में आप चैप्टर 9 में अच्छी तरह से पढ़ोगे। देयर वेर अदर इंडियंस के अलावा कुछ और भी इंडियंस थे, हाउएवर, हु रिएक्ट अगेंस्ट द वेस्टर्न एजुकेशन। बहुत सारे लोगों को तो यही लगा कि वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक मॉडर्नाइज वे ऑफ डेवलपमेंट हो, लोग डेवलप हो जाए, क्योंकि वेस्ट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए थे। इस वजह से बहुत सारे लोग काफ़ी इम्प्रेस भी था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट रिएक्ट भी किए। उनमें से एक था महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर वेयर टू सच इंडिविजुअल्स। उनमें से दो ऐसे इंडिविजुअल्स थे, जैसे कि एक तो था महात्मा गांधी और दूसरा था रविंद्रनाथ टैगोर। ये दोनों जो है वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे, क्योंकि उनको लगा कि इससे जो है चेंजेस जो है कम आ सकते हैं। मतलब गांधी का तो ये मानना था कि जो हो दैट इज खादी, हर चीज़ जो है खादी ही होना चाहिए। लेट अस लुक एट व्हाट दे हैड टू से। चलो हम धीरे धीरे देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा होगा, उनका क्या मोटिव था, उनका वेव क्या था कि इस तरह की एजुकेशन को उन्होंने मना किया, वेस्टर्न एजुकेशन को, क्योंकि ये लोग रिएक्ट कर रहे थे अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।
आपको क्या करने हैं, सारे लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखना। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरीज रहता है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हाँ, कोई प्रॉब्लम रहता है समझने में तो आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो, डाउनलोड भी करके आप बार बार रिपीट कर सकते हो इस लेक्चर को। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।